तो मुझे जैसा कि आप जानते थे कि मैं आपसे लास्ट टाइम पे लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर रहा था इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसको आपने काफी अच्छे से पढ़ा और हम लोग इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कशन में लाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स में कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। कह रहा है अगर हम एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें H प्लस आयन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों आपके कोर्स में जो होता है वो मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर लीटर में, यानी कि 1 लीटर में जो भी सोल्यूट के मोल्स होंगे उसे हम कहते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर सोल्यूट के मोल्स को आप 1 लीटर में जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हम आपको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं मोल्स पर लीटर में। और बच्चों मोल्स आप जानते ही हैं क्योंकि मोल्स आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मोल्स होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास, ये होता है मोल्स। और लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन बना है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब बच्चों हमने लास्ट में बताया था कि उसमें पानी मिलाना जब प्रोसेस होता है तो पानी मिलाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, पानी मिलाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब हम एसिड पे पानी मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है H प्लस आयंस का। बच्चों इसको हम बेसिकली जो H3O प्लस लिखा हुआ है वो H3O प्लस दो के कॉम्बिनेशन से बना है। किसके कॉम्बिनेशन से बना है, वाटर और H प्लस के कॉम्बिनेशन से बनता है H3O प्लस बनता है। तो ये क्या कह रहा है कि वाटर तो रहता ही रहता है, लेकिन जब हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है ना, वो कैसे इफेक्ट करती है सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा टर्म्स। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। यानी कि जब हम एसिड के सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं तो वो उसकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से प्रभावित होती है, ये इसका हिंदी में मतलब है। प्रभावित होने का मतलब या तो वो बढ़ सकती है या तो वो कम हो सकती है, क्या होगी वही आपको इसमें जवाब देना है। तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का मतलब भी हमने आपको बता दिया, H3O प्लस आयन का मतलब भी बता दिया है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये सारे एग्जाम्स में आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, तो आप एग्जाम्स के हिसाब से ही आंसर्स लिखते चले जाएं, वरना आपको बाद में काफी दिक्कत आएगी। तो ये बच्चों है इसका यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आंसर को मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसका आंसर है पूरा कंप्लीट। ये देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, समझ गए, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, दिस मींस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस। तो बच्चों ये जवाब है इसका कि कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड में या एसिड में पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा तो यहां पर क्या होगा, उस एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये इसका मतलब है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा तो वो आप कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी पहले से भी वो कम एसिड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों अगर आप पानी मिलाते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसमें मोल्स तो वही हैं जो पहले वाले थे, लेकिन पानी मिलाने का मतलब नीचे वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है, यानी कि लीटर में वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ता है। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू कम होने लगती है, समझ में आया। जैसे बच्चों अगर हम कहें 4/2 तो आप कहोगे 2, अगर हम कहेंगे 4/3 तो वैल्यू कम हो जाएगी, अब 2 नहीं होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी।
समझ में आया? यस सर। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होती चली जाती है। तो वही है कि अगर आप क्या बढ़ा रहे हैं, उसमें वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यानी कि पानी मिलाते चले जा रहे हैं। पानी मिलाने का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन में लीटर कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब उसमें H प्लस आयन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये बात आपको समझनी चाहिए। चलिए बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बच्चों हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया। इससे पहले जो बच्चों मैंने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, और उसका आंसर स्कूल के हिसाब से आपको ये लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? How is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें क्या डाल दिया तुमने? बेस डाल दिया, यानी कि OH माइनस डाल दिया। एसिड का मतलब H प्लस आयन, बेस का मतलब OH माइनस आयन, डिसॉल्व कर दिया। तो कह रहा हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अब बच्चों मेरे हिसाब से ये आंसर सोच करके आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि इसके पहले वाला आंसर आपने अभी समझा था। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड। ठीक है ना? यस सर। कह रहा है अगर आप बेस डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, पानी डालेंगे तो पानी तो डिनोमिनेटर में बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहां पे आप पानी न डाल करके एक्सेस में बेस डाल रहे हो, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, यानी कि न्यूमिनेटर को बढ़ा रहे हो। यानी कि मोल्स किसके बढ़ा रहे हो? OH माइनस के बढ़ा रहे हो। और मोल्स कहाँ होते हैं? न्यूमिनेटर में होते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर एसिड का सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस डालोगे तो वो और ज्यादा एसिडिक होगा। बेस का सॉल्यूशन होगा उसमें OH माइनस डालोगे तो और ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन अगर डाइल्यूट करोगे तो पानी बढ़ाओगे तो क्या होगा? उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसमें डिफाइन होती है? मोल्स पर लीटर में। तो बच्चों आपको इस तरह से क्वेश्चन का जवाब आपको स्कूल में देना पड़ेगा। ये है आपके क्वेश्चन का जवाब। लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस would increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। तो बच्चों ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। इस प्रॉपर आंसर को आप जरूर अपने नोट्स में लिख लेंगे। अभी मैं मार्क करके आपके नोट्स में डाल देता हूँ ये। तो यहाँ पर बच्चों हमने डाइल्यूट नहीं किया है, बल्कि मैंने OH माइनस आयन ही डाला है, जिसकी वजह से OH माइनस की मात्रा बढ़ जाती है। और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो बेस कैसा बन जाता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है OH माइनस आयन की? बढ़ जाती है। तो बच्चों ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब वापस मैं आपकी एनसीईआरटी ओपन कर देता हूँ। ये 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। लास्ट टाइम पे बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पीएच के। तो आप लोगों के पास मैंने आपको बताया था पीएच इंडिकेटर क्या होता है, किस तरह से कलर चेंज हो करता है। काफी देर तक इन सारी बातों का डिस्कशन करके मैंने आपको सिखाया भी था कि पीएच स्केल का हम कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी बातें आपने लास्ट टाइम पे सीखी थी। तो बच्चों कुछ और बातों को भी हम लोग सीख लेते हैं यहाँ पर। जैसे लिखा है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पैराग्राफ को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक हेडिंग है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारा खाना खाने का जो डाइजेस्ट करने का जो पेट में सिस्टम होता है, वहां पर पीएच का क्या फर्क पड़ता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों हमारे पेट में एसिड क्रिएट होते हैं तभी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। और एसिड उसी टाइम क्रिएट होते हैं जब आपका खाना खाने का टाइम हो जाता है। और खाना खाने के टाइम पे अगर आप खाना ना खा करके खाली पेट बैठे हैं तो आपके पेट में थोड़ी देर में गैस बनने लगेगी, एसिडिटी क्रिएट होने लगेगी। क्योंकि आपके पेट पे खाना खाने के टाइम पे एसिड ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, लेकिन आपने खाना खाने के टाइम पे एसिड नहीं, खाना नहीं खाया तो वहां पे एसिड तो आ गया था। तो एसिड क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है, एक्सेस एसिड बन जाता है पेट में, एसिडिटी क्रिएट हो जाती है।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या रूल है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो बच्चों हमारा पेट कौन सा एसिड क्रिएट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये मत कहिएगा किसी से कि सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करता है. बच्चों ये भी ध्यान रखो, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका नाम होता है एक्वा रेजिया. ऐसा कहा जाता है, वो भी आप याद रख लीजिए यहाँ पे. एक्वा रेजिया इसका नाम होता है. तो अगर आपने कभी नाम नहीं सुना तो आज इसको याद कर लीजिए. दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एक्वा रेजिया. वो होता है 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3. यानी अगर 3 लीटर आप HCl लोगे तो 1 लीटर आपको HNO3 लेना पड़ेगा. 3:1 का रेशियो होता है. अगर इनको आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्वा रेजिया बन के क्रिएट हो जाता है. एक्वा रेजिया बच्चों इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है एसिड का कि अगर उसमें आप सोना भी डालेंगे, प्लैटिनम भी डालेंगे, गोल्ड सिल्वर कुछ भी डालेंगे, वो उसको भी डिसॉल्व कर देगा. तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है इसको हम लोग एक बार रीड करते हैं. pH in our digestive system लिखा है. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of a food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. लेकिन कह रहा है अगर आपके पेट ने खाना डाइजेस्ट नहीं किया, देखो क्या लिखा है, एक होता है डाइजेशन और उसका अपोजिट होता है इनडाइजेशन. अगर नहीं हुआ तो पेट आपका क्या प्रोड्यूस करता है? बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करता है उस खाने को पचाने के लिए, लेकिन खाना पच नहीं पाता है. तो ऐसे केस में पेट में क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए पीपुल यूज बेसिस कॉल्ड एंड एसिड्स. पीपुल क्या यूज करते हैं? लोग यूज करते हैं बेस का, और बेस का नाम होता है एंटासिड. यानी कि एसिड का प्रभावी, जो एसिड का उल्टा काम करे, एंटासिड्स. ठीक है ना? ऐसे बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड्स. तो एंटासिड्स क्या होता है? जैसे इनो होता है. इनो क्या होता है? बेस होता है जो आपके पेट में एक्सेस एसिड को डाइजेस्ट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. क्योंकि इनो एक बेस होता है और आपके पेट में एक्सेस एसिड होता है ड्यू टू इनडाइजेशन. वो क्या करता है? इनो जो कि बेस होता है वो एसिड के साथ मिक्स होकर के सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है और आपका पेट हल्का हो जाता है. फिर लिखा है वन सच रेमेडी must have been suggested by you at the beginning of this chapter. This antacid neutralizes the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. तो ये बता रहा है कि पेट में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज को, पेट में जो एक्सेस एसिड क्रिएट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, तो वो भी बच्चों याद करिए. उसको न्यूट्रलाइज यूज करने के लिए जो आपके कोर्स में दिया गया है उसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये बेस होता है जो आपके पेट में एक्सेस एसिड जो क्रिएट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. ये आपको याद रखना होगा बहुत अच्छी तरीके से. तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किस तरह से काम करते हैं. आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है. लिखा है pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. क्या लिखा हुआ है? pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. ठीक है, pH आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे काम कर रहा है. pH कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पेट में कम ज्यादा भी होती है. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो बेस यूज करते हैं उसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं. कह रहा pH चेंज होने से हमारे जो दांत होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, टूथ का डिके होने लगता है. तो यहाँ पे लिखा है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5. यानी कि हमारे pH जो होती है अगर 7 होती है तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होती है तो एसिडिक होता है. तो ये 5.5 यानी 7 से कम है, यानी कि एसिडिक. एसिडिक अगर एसिड यानी हमारे पेट में बन रहा है तो हमारे पेट में टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा. लिखा है टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. कह रहा है टूथ जो दांत होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से, जो क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में. तो बच्चों आपसे पूछा जाना कि हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो आप बोलेंगे आपके दांत. वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से. कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये बच्चों कैल्शियम होता है, ये फॉस्फेट होता है. बच्चों नाइट्रेट होता है NO3 -1,
पोटेशियम होता है K+1, कैल्शियम होता है Ca+2, फॉस्फोट होता है -3। तो बच्चों जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये बनता है बच्चों, उसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कभी भी आपसे पूछा जाए कौन बनेगा करोड़पति में, कि आपके शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे दांत। क्या कहेंगे? दांत। It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5। इसमें कोरोजन नहीं होता, लेकिन अगर आपके पेट में pH 5.5 से कम हो गई है तो ऐसे केस में आपके दांत जो है कोरोड मतलब गलने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating। ठीक है, तो आपके जो मुंह में बैक्टीरिया होंगे, जो दांतों में फंस गया भोजन है, उससे क्या क्रिएट करेंगे? आपके मुंह में एसिड क्रिएट करेंगे। और अगर एसिड वो 5.5 तक उसकी पीएच पहुंच गई तो वो टूथ का डिके भी स्टार्ट करवा देंगे। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। कह रहा है इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कभी भी आप खाना खाएं तो खाना खा करके मुंह धो लें। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay। तो कह रहा है जो आप यूज करते हैं कोई भी टूथपेस्ट, चाहे वो बाबा रामदेव का हो, दंत कांति, चाहे वो कोलगेट हो, किसी भी कंपनी का जो आप यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है? बेस होता है, और बेस आपके मुंह में आने वाले एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो टूथ डिके को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो आपने देखा किस तरह से पीएच आपके मुंह में भी काम कर रही है, पीएच आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम कर रही है। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मामला कहीं भी गड़बड़ होता है, मुंह में गड़बड़ है, तो आपके क्या हो रहा है? मुंह में गड़बड़ होने पर टूथ डिके हो रहा है। पेट में गड़बड़ होने पर आपको क्या लेना पड़ रहा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ रहा है पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या लिखा है? सेल्फ डिफरेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों? Have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief। तो ये बता रहा है कि अगर आप बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 अगर उस रीजन में लगा देंगे जहां पर आपको चींटी ने काटा है, या क्या होता है बच्चों, मधुमक्खी वगैरह ने अगर काटा है, तो उस जगह पर अगर आप बेस लगा देंगे तो उन्होंने जो एसिड वहां क्रिएट किया होगा वो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो जंगल वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। स्टिंगलिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ठीक है, तो जो चींटी का हाथ होता है या पैर होता है, जब वो आपको हल्का सा पुश करती है तो वो मिथेनोइक एसिड आपके ऊपर छोड़ देती है, जिससे क्या होने लगता है? बर्निंग पेन होने लगता है, जलन और दर्द होने लगता है। ठीक है, तो उसको रिलीफ पाने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? बेस का। और बेस का यहाँ पे नाम है बेकिंग पाउडर, जिसको आप कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बच्चों आपने देखा पीएच का कितना ज्यादा यूज है। बाकी बच्चों को ये टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताई थी कि कहां पर कौन सा एसिड होता है। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इंटेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है। तो ये नेक्स्ट इंटेक्स्ट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है, अब हम लोग इसका भी डिस्कशन साथ में कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? तो तुम कहोगे सर जिसकी पीएच 7 से कम होगी वो एसिडिक होगा और उसी में ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है ना? यानी बच्चों ए की जो पीएच है वो 7 से कम है, यानी वो एसिडिक है, यानी ए में ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी एज कंपेयर टू बी। तो आप तो जवाब जानते हैं। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? तो ये कह रहा है जो ए है वो एसिडिक है और जो बी है वो बेसिक है। तो बच्चों थ्योरी से आप समझ तो गए, लेकिन अगर आप उसको एग्जाम में आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आंसर भी लिखना पड़ेगा इसका। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे वो भी आप समझ लीजिए। ये इसका बच्चों पूरा आंसर है।
तो बच्चों आंसर आपके नोट्स में भी आते जा रहे हैं साथ साथ में। ये बच्चों इसका आंसर हो गया। देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। लिखा है अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, which while greater than 7 indicates a basic solution. Therefore, the solution with pH is equal to 6 is acidic and has more hydrogen concentration than the solution of pH 8, which is basic. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वही लिखा है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं लगातार, सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन नंबर, उसके साथ आंसर भी लिखना है। तो सारा काम आप भी इसी अनुसार करना है आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग रीड करते हैं, क्या लिखा है इसमें। व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयंस हैव, ध्यान से पढ़िएगा, मैं दोबारा इसको रीड करके बता रहा हूं। व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के नेचर पर H प्लस आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है। What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर कोई इसका जवाब दे सकता है क्योंकि शुरुआत से ही तो पढ़ रहे हैं। Concentration of H plus aqueous can have a varied effect on the nature of the solution. With an increase of H plus ion concentration, solutions become more acidic, and decrease in H plus ion concentration, it is becomes basic. बच्चों ये तो आंसर हम पहले से ही जानते थे कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को घटाने और बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ता है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो pH 7 से कम होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो pH 7 से बढ़ जाती है, सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। तो यही बच्चों इसका आंसर है जो आप पहले से जानते थे और जिसको मैंने सिस्टमैटिक वे में आपके नोट्स में डाल दिया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, तीसरा वाला आप ऐसे ही पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक्स। तो आप कहेंगे अगर सॉल्यूशन बेसिक होता है तो उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है कि नहीं होती, क्योंकि यस होती है, लेकिन वो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, इसलिए वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। ये तो बहुत छोटा सा जवाब है। फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अंडर व्हाट सॉइल, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक। कह रहा है कि किस कंडीशन पे किसान अपने खेतों में क्विक लाइम डालता है या स्लेट लाइम डालता है या कैल्शियम कार्बोनेट डालता है। तो बच्चों हमने इन तीनों के नाम आपको बताए थे थ्योरी नोट्स में, तो ये आपके पास दोबारा चल करके आ गए हैं। मैंने आपको बताया था बुझा हुआ चूना, ये सब वही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक वे से कर रहे हैं, तो पहले हम लोग क्वेश्चन 3 का ही आंसर्स लिख देते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन 3 का आंसर, लिखा लिखा है आपके पास है। यस, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो H प्लस आयंस, however their concentration is less as compared to the concentration of OH minus। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है अगर कोई सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगी लेकिन वो OH माइनस आयन से कम होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन का भी आंसर प्रॉपर तरीके से। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम लोग कॉपी कर देते हैं, ये एज इट इज लिख देते हैं।
तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कंडीशन में फार्मर अपने खेतों में स्लेटलाइन, क्विकलाइन, कैल्शियम कार्बोनेट डालता है। कह रहा है इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन। कह रहा है अगर मिट्टी एसिडिक है और वो प्रॉपर नहीं है खेती के लिए, then to increase the basicity of the soil the farmer would treat the soil with quicklime or slaked lime or chalk। तो ये कह रहा है यदि आपकी खेती वाली जमीन एसिडिक है, खेती के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसकी बेसिसिटी को बढ़ाने के लिए उस खेत में क्या डाल सकते हैं, स्लेट लाइन, क्विक लाइन, चौक, ये सब डाल सकते हैं। और इन सब में सबसे आसान मिलना क्या होता है, चौक। तो किसान जाता है तुरंत चौक का डब्बा खरीद करके फटाक से लगा देता है और उसको लगता है अब हमारी खेती ठीक हो जाएगी। तो खेती की एसिडिटी को कम करने के लिए किसान सही समय पर अगर इन चीजों को डालेगा तो उसकी कल्टीवेशन प्रॉपर होगी, उससे उपजाऊ भूमि बन जाएगी और उससे ज्यादा खेती उसकी होगी, अन्यथा वो परेशान रहेगा। तो समय समय में बच्चों मिट्टी में इस तरह के केमिकल्स हम लोग को डालना पड़ता है ताकि जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी सही से पौधों में चलता रहे। चलिए 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहां तक बच्चों हम लोग 100% कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर कई सारी और भी चीजें आने वाली है, उनको भी हम लोग देखेंगे सब एक एक करके। तो आप लोग रेडी हो जाइए दूसरी बातों को समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है कॉमन सॉल्ट। तो बच्चों कॉमन सॉल्ट को बनाया नहीं जाता बल्कि आपको ये कॉमनली मिल जाएगा, समुद्र के पास मिलता है, उसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो कॉमन सॉल्ट ये वही है जो आपको क्लास 5th 6th में बताया जाता है, जिसको आप घर में खाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है उसको कहते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है केमिकल्स को बनाने के लिए। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। तो कह रहा कॉमन सॉल्ट किसको किसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी बहुत कुछ। तो अब हम देखेंगे कि हम कॉमन सॉल्ट को यूज करके एक एक करके कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक्सटेंड कर दें, वो सारी बातें हम लोग को समझनी है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपने 5th और 6th क्लास में अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये जरूर याद रखिए कि कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अब आता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं तो फॉर्मूला होता है NaOH, और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं तो फॉर्मूला होता है KOH। लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिए बच्चों, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि आप सोडियम क्लोराइड लिख दीजिए और ब्रैकेट में ऐसे एक्वस लिख दीजिए। एक्वस मतलब ये वाटर में डिसॉल्व है, वाटर यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, सोल्यूट यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। समझ गए। तो अगर सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। इब्राहिम नहीं, ब्राइन सॉल्यूशन। लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, chlor-alkali process, because of the products formed is chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। तो बच्चों ये रिएक्शन आपको याद रखनी होगी, या एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लैब में बनाने के लिए उसकी रिएक्शन लिखिए। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस आपको पूरा बताना भी पड़ेगा कि आप ब्राइन सॉल्यूशन में जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है, क्लोर एल्कली बनाता है।
क्लोर रेफर करता है क्लोरीन को, एल्कली रिप्रेजेंट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस बच्चों लिबरेट होती है तो गैस का सिंबल इस तरह से हम एरो बना के दिखाते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, समझ गए, और सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्राइन, तो क्या होता है वो डिकम्पोज यानी कि ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। चलिए देखिए ध्यान से। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है आपको जो लिखनी है वो मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। सारे नोट्स बच्चों जो भी आप पढ़ रहे हो उसको नोट्स के फॉर्म में भी लिखना होगा। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो बच्चों ये वही है क्लोर एल्कली, और आपको जो रिएक्शन है वो ये है, ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड को, जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है क्लोरीन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और इसमें आपने रॉ मटेरियल क्या यूज किया, सोडियम क्लोराइड। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी बच्चों कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं वो अगर आप अभी देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों सभी के पास होता है घर में। ब्लीचिंग पाउडर से जब आपके कपड़े स्कूल के काफी गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, लिखा है यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। कह रहा आप पहले से जानते हैं कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वहां पे कौन सी गैस पैदा होती है, क्लोरीन। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसी क्लोरीन गैस को हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। क्लोरीन को जब हम ड्राई स्लेट लाइन से पास कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaCO2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो अभी तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, आपको रटवा दे रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन क्या है। तो ये बच्चों ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। ये है रिएक्शन, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है उसको लर्न कर लीजिए। ये है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, ये मान के चलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज करके क्या होता है, सारे काम किए जाते हैं, यानी कि जो कपड़े गंदे हो जाते हैं उनको साफ कर लिया जाता है, स्पेशली व्हाइट कलर के कपड़ों पे जो सॉस वगैरह गिर जाती है। तो उसने कैसे इस बात को बताया, इसने कहा कि भाई ऊपर से जब आपने क्लोर एल्कली प्रोसेस किया तो वहां पे क्लोरीन प्रोड्यूस किया, और वो जो क्लोरीन है आपने स्लेट लाइन से पास करा दिया और ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस हो गया। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है, इसका नाम भी अब आप जान चुके हैं, इसका नाम होता है स्लेट लाइन। क्या नाम होता है, स्लेट लाइन। स्लेट लाइन का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर भी आपको लर्न हो चुका है, और बच्चों क्विक लाइन भी अब आप याद ही कर लीजिए सीधा सीधा। क्विक लाइन होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बच्चों हम लोग क्विक लाइन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एग्जाम में यूजेस जरूर आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में लिखा है फॉर ब्लीचिंग कॉटन and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry। तो देखो कहां कहां पर ये ब्लीच करने के लिए यूज करा जा रहा है। इसको यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। उसके बाद ये ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। तो ये 3 तरह के यूज होते हैं। तो पहला यूज ये है कि आप ब्लीचिंग वॉश में यूज कर सकते हैं, लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है, और ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए उसमें ये डाला जाता है। तो पुराने जमाने के घरों में, जो गांव में घर होते हैं, तो वहां पे अभी भी RO नहीं लगा रहता है और गंदा पानी आता है, तो वो लोग टंकी में पानी इकट्ठा जरूर कर लेते हैं जमीन से, और उसको साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी या क्लोरीन भी डाल देते हैं ताकि वो साफ हो जाए। ठीक है ना। चलिए बेकिंग सोडा। तो बच्चों बेकिंग सोडा के बारे में समझने हैं। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, ये बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा।
और नीचे बच्चों बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन भी है। बच्चों कभी भी मैं डिकम्पोजिशन कहूँ, इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही रिएक्टेंट होता है जिसको हम हीट करते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि हीट का सिंबल बच्चों ये होता है, ट्रायंगल की तरह हम यूज करते हैं। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं बच्चों बिना हीट के होती ही नहीं है, तो हीट जरूर रिक्वायर्ड होती है। अगर बच्चों आपको ज्यादा लग रहा है या आपको टफ लग रहा है तो आपको कम से कम ये जो रिएक्शंस है, यानी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी आपने देखी थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजिंग रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड, फिर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी ब्लीचिंग पाउडर की, अब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं बेकिंग सोडा की, तो आपको कम से कम ये रिएक्शंस अब जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या लिखा है? सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, दैट इज अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है। तो बच्चों इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे भी यूज किया गया है और आपको ये रिएक्शन याद रखनी होगी। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास इज बेकिंग सोडा। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate. तो बच्चों अगर आप बेकिंग सोडा नहीं जानते तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो ये यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड को एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया जाता है। समझ गए होंगे आप? उसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर चेक करनी है तो बच्चों आप एक्टिविटी में चेक कर सकते हैं, वैसे ये बेसिक होता है तो इसकी पीएच जो होगी वो 7 से ज्यादा होगी। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रलाइज टू एन एसिड। कह रहा है आप बता सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज होता है, क्योंकि ये बेस होता है। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, बहुत ही लाइट बेस होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। कह रहा है जब हम लोग कुकिंग का काम करते हैं तो उसमें ये वाली रिएक्शन होती है। इससे निकलने वाली जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो केक को पल्पी बना देती है, यानी केक को फूला फूला बना देती है ताकि केक आपको देखने में अच्छा लगे। तो कई लोग घर पे केक भी बनाते हैं और केक बनाने के समय अगर आपके पास बेकिंग पाउडर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका केक फूल नहीं पाएगा और फूला हुआ केक अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। तो केक को फुलाने के लिए भी क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो देखिए फुलाने के लिए क्या आती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी बच्चों मैंने बताया यूजेस तो हैं इसको, और सबसे बड़ा यूज जो होता है बेकिंग सोडा का कहाँ पे यूज होता है? आग को बुझाने में। ये आग को कैसे बुझाता है? क्योंकि बच्चों जब रिएक्शन होती है तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन को हटा देती है, जिसकी वजह से आग खत्म हो जाती है। तो उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं बच्चों, जो लाल लाल रंग के सिलेंडर लगे रहते हैं बिल्डिंगों में या अपार्टमेंट्स में या हॉस्पिटल्स में या स्कूलों में। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इसको यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ये तो बहुत फेमस यूज हो गया है। इसके अलावा बाकी यूज भी आपके पास लिखे हुए हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ऑल्सो माइल्ड एडिबल एसिड्स, है ना, such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction वगैरह होती है। Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ गया हमारे पास वॉशिंग सोडा। तो बच्चों आपके पास अब यहाँ पर हम लोग वॉशिंग सोडा पे पहुंच चुके हैं। वॉशिंग सोडा के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही इसका फॉर्मूला याद करवाया हुआ है, तो अब आपको फॉर्मूला वापस दिख गया है। वॉशिंग सोडा जो होता है बेसिकली सोडियम कार्बोनेट होता है, और अगर हम हाइड्रेटेड कहेंगे तो उसमें 10 मोल वाटर होते हैं, तो .10H2O होता है। तो उसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अगर 10 मोल वाटर भी आप साथ में बोल रहे हैं। अगर 10 मोल वाटर नहीं है तो आप सीधा इसको सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट, और 10 है, 10 के लिए डेका यूज करते हैं, डेकाहाइड्रेट। तो कह रहा है another chemical that can be obtained from sodium chloride, that is washing soda। तो आपने देखा रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड को यूज करके आपने कितने तरह के प्रोडक्ट बनाए।
आपने वॉशिंग सोडा बनाया, ब्लीचिंग पाउडर बनाया, बेकिंग पाउडर बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया एंड मैनी मोर, और भी आप बना सकते हैं। ये बच्चों यूजेस भी लिखे हुए वॉशिंग सोडा को आप और कहाँ यूज कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा का सबसे अच्छा यूज है बच्चों, ये लिखा हुआ है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर समुद्र का पानी है, अगर आप उसको घर के पानी जैसा बनाना चाहते हैं, तो समुद्र के पानी को घर पे ला करके उसमें वॉशिंग सोडा डाल दीजिए ताकि वो हार्डनेस उसकी खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घरों में साफ सफाई के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को यूज करके हम लोग घर की जो चिमनी होती है, चिमनी को भी साफ करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो आप ये जरूर लिख सकते हैं कि इसको इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इंडस्ट्री में। इसके अलावा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे निकल के आई है, जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में बच्चों पीओपी अगर नहीं होती है, यानी पॉप नहीं होती है, तो घर भी अब खराब लगने लगे हैं। जैसे आप हमारे रूम में बैठे हैं तो ऊपर देखेंगे तो आपको चारों तरफ फॉल सीलिंग या पीओपी नजर आएगी। तो पीओपी बच्चों किसकी बनी होती है? जिप्सम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जिप्सम की। ठीक है ना? तो पीओपी को बनाने का तरीका देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। कह रहा है ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों आपको ये लाइन याद रखनी है कि यदि आप जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो वो अपना वाटर जो है रिमूव कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट, हेमी, हेमी का मतलब आधा मोल वाटर होता है, वो बना देता है, और उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों ये नाम होता है, अगर अपनी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप ये कहेंगे दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। तो पीओपी कैसे बनती है? जब हम जिप्सम को क्या करते हैं? हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो आपके पास जिप्सम बन से पीओपी बन करके तैयार हो जाती है। आप चाहें तो ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन दोनों तरफ एग्जिस्ट करती है। ये रिएक्शन यहाँ पे उल्टी लिखी हुई है, आप देखिए इन्होंने उल्टा करके कैसे लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप वाटर मिक्स कर देते हैं तो वापस क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। तो बच्चों अगर जिप्सम को अगर आप हीट करेंगे, यानी ये रिएक्शन अगर इस तरफ चलेगी, यानी यहां से यहां, समझ रहे हो? अगर रिएक्शन इस तरफ चलेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और रिएक्शन अगर इस तरफ चलेगी तो किसका फॉर्मेशन होगा? जिप्सम। समझ में? हीटिंग तो बच्चों हर जगह ही होती है। कुछ ना समझ में आने पे आप ट्रायंगल बना ले, वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप ये लर्न कर पाए कि यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट काम होता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको याद करना होता है। ठीक है? तो बच्चों आपने काफी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखी हैं आज के टाइम पे। उन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे बच्चों अब आप देख सकते हैं काफी सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस का जवाब भी आप अपने कॉपी में, नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच के बताइए क्या होगा। देखिए व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। कहोगे सर ये तो ब्लीचिंग पाउडर है। पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ। ब्लीचिंग पाउडर। इसका भाई पूछ रहा है इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, तो ये तो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये तो आपने अभी पढ़ा ही था। ये आंसर हो गया। पूछ रहा था इसका कॉमन नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे? ब्लीचिंग पाउडर, ये तो बताओगे ना। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ये भी बच्चों बहुत आसान है, अभी आपने देखा अपनी थ्योरी में। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन से डील होने पर ब्लीचिंग पाउडर तैयार करता है,
तो अभी आपने पढ़ा था कि जब क्लोरीन की रिएक्शन किससे होती है, स्लेक्ट लाइन से, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। तो क्या नाम दोगे, सब्सटेंस का नाम क्या है, स्लेक्ट लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम होता है। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया, तीसरे की तरफ चलते हैं। कैन आई नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है, अभी आपने पढ़ा भी था इस बात को कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यानी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं आप, वॉशिंग सोडा। क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। पूरा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो .10H2। तो मुझे ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है व्हाट विल हैपन if a solution of sodium hydrogen carbonate it heated give the chemical reaction। ये भी बच्चों अभी आपने रिएक्शंस देखी थी, ये सारी रिएक्शन वही आनी है एक एक करके। कह रहा है जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, और सर सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है ना, CO2 बनता है और वाटर बनता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन की बच्चों बैलेंसिंग भी हो गई, ये रिएक्शन होती है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या होता है, तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। Can write an equation to show the chemical reaction between plaster of Paris and water। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर में एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखी है, और बच्चों वो अभी आपने लिखी थी उसी को ही आपको दोबारा लिखना है। क्या लिखी थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली क्या होता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बताया था ना, उसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और बच्चों अगर हम उसमें क्या मिक्स कर दें 1.5 मोल वाटर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों जिप्सम, यानी कि CaSO4.2H2। ये रिएक्शन बच्चों पूछ रहा है कि यदि हम क्या करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर अगर वाटर का ट्रीट कराते हैं तो क्या बनती है, जिप्सम बनती है। तो बच्चों ये POP है और ये जिप्सम है, ये बच्चों इसके फॉर्म। तो बच्चों इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, पांचों के पांचों। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अभी आपने कंप्लीट किए ये पांचों के पांचों आंसर कंप्लीट, ठीक। अब बच्चों आपने इस वक्त बाद क्या करना होगा, इसके बाद बच्चों आपको जो है NCERT के सारे क्वेश्चंस ये देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। 15 क्वेश्चंस में पहले कुछ ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद जो क्वेश्चन है ये आपको लिखने पड़ेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाहर पेपर नहीं बनता है, तो ये 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं।